बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इस वजह से इस आर्टिकल को आप लोगों ने गौर से सुनना है। हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि जब भी कोई इंसान सांस लेता है तो वो हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में एक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर जो हवा पहुंचती है, आगे जो हवा है वहाँ ब्लड को ऑक्सीजन देती है, आगे वो फिर जो ब्लड है उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है, टिश्यू में जाके वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। उसके बाद टिश्यू बदले में CO2 प्रोड्यूस करते हैं। वो जो CO2 है वो ब्लड में आती है और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में पहुंचती है और एल्वियोलाई से चूँकि वो लंग्स में है और लंग्स फिर इसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब, इस सारे प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में गई तो ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यू तक कैसे पहुंचाएगा, और जो टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस हुई तो वो ब्लड में आई, ब्लड CO2 को वापस लंग्स तक कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि ब्लड के अंदर होती है बहुत सारी चीज़ें, तो वो कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक या लंग्स तक लेके आएगी? तो इस सारे आर्टिकल को हमने डिस्कस करना है। आज उसका एक पोर्शन डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसका दूसरा पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? गैस ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन। हमारी रेस्पिरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें दो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे, ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू के तक जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से लंग्स के, और ये काम कौन कर रहा है? ये ब्लड कर रहा है। क्लियर? तो पहले हम पहले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में अगले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? सबसे पहले एल्वियोलाई में जो हवा होती है, वो हमने जो सांस लिया, एल्वियोलाई में हवा चली गई, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अच्छा, एल्वियोलाई की दीवारों के ऊपर आपको पता है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम है और एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एयर से ब्लड की तरफ आएगी। तो किसी भी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो पहली बात, अच्छा, पार्शियल प्रेशर का मतलब समझेंगे, क्योंकि ये टर्म बार बार इस्तेमाल होगी हमारे इस आर्टिकल में कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसके मैट्रिक में 1000 नंबर हैं, टोटल मैट्रिक में 1000 नंबर है, और इस स्टूडेंट के बायो में 100 नंबर है। कितने नंबर है? 100 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायो ने इन 1000 नंबर में 100 नंबर का कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने? 1000 और बायो के कितने? 100। तो बायो का कंट्रीब्यूशन इस 1000 में क्या होगा? 100 नंबर का होगा। क्लियर? तो इसी तरह हवा का जो प्रेशर है वो पूरी हवा का प्रेशर है। ठीक है, और हवा कोई एक गैस का मजमूआ नहीं है, काफ़ी सारी गैसेस का मजमूआ है। सपोज करता हूँ कि मैं टोटल हवा का जो प्रेशर है किसी भी जगह वो 1000 mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी प्रेशर का यूनिट है। क्लियर? लेकिन उसमें से जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उस 1000 में से वो 100 mm ऑफ मरकरी है। क्लियर? तो हमारे पास जब हम एक कंपोनेंट की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे किसी भी चीज़ में, तो वो पार्शियल का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे 1000 mm ऑफ मरकरी में अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 100, तो हम क्या कहेंगे कि उस 1000 में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 है। क्लियर? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की समझ नहीं आ रही थी। तो हवा में जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है प्रेशर जनरेट करने के हवाले से, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि हवा के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो हवा से ब्लड में जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अलाउ, तो हवा के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इसकी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा है, अलाउ द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को इस काबिल बनाएगी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी फ्रॉम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर जो हवा है वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके किस में चली जाएगी? इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। तो पहली बात, अब ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। अब ब्लड की जब हम बात करें कंपोजिशन की, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर दूँ।
जिस वक्त मैं बात करूंगा ब्लड, तो ब्लड दो चीज़ों का मजमूआ है, एक उसका लिक्विड पार्ट है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और एक उसमें सेल्स होते हैं। क्लियर? तो जब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी तो किस पार्ट के अंदर जाएगी? क्लियर? तो एक बात ध्यान में रखेंगे, जब ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है तो दोनों पार्ट्स में जाती है, प्लाज्मा में भी जाती है, सेल में भी जाती है। तो ज़्यादा किस में जाएगी? आप लोगों ने जहन में रखना है कि हमारे पास अगर हम 1 लीटर ब्लड का लें, कितने लें? 1 लीटर ब्लड का लें, 1 लीटर से मुराद 1000 ml, तो उसमें मैक्सिमम जो ब्लड ऑक्सीजन शामिल हो सकती है वो 200 ml है। कितने ml है? 200 ml। लेकिन उस 1 लीटर ब्लड में जो प्लाज्मा है, इस 200 में से 3 ml इस प्लाज्मा में शामिल होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा है वो बहुत थोड़ी ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर? और जो बाकी 197 ml है वो इन सेल्स में जाएगी, और सेल में भी वो रेड ब्लड सेल्स में जाती है। किस में जाती है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्यों जाती है? उसकी वजह यह है क्योंकि रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म उसका HB है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करवाने की सलाहियत रखता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड करेगा। क्लियर? तो इन शॉर्ट कि जब हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में गई तो हमारे प्लाज्मा की जो लिमिट है, आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन शामिल कर दें, लेकिन हमारा प्लाज्मा उस ऑक्सीजन में से सिर्फ 3 ml पर लीटर के हिसाब से, ब्लड का 1 लीटर अगर लें तो उसका जितना भी प्लाज्मा होगा वो मैक्सिमम 3 ml ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है इनसाइड द ब्लड। तो ब्लड के अंदर स्मॉल अमाउंट, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत थोड़ी अमाउंट है जो प्लाज्मा में जा रही है। तो हमारा जो प्लाज्मा है ब्लड का डिसॉल्व इनटू प्लाज्मा, तो ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी वो मैक्सिमम 3 ml है। कितनी है? और ये कितने के हिसाब से? लीटर के हिसाब से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 लीटर ब्लड है तो उसके प्लाज्मा में कितनी ऑक्सीजन शामिल होगी, तो इसको डबल कर दें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3 लीटर ब्लड है तो उसके प्लाज्मा के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है मैक्सिमम, तो 9 ml। तो इस तरह के आप लोगों ने थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी जहन में रखने हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि प्लाज्मा में थोड़ी सी ऑक्सीजन गई, तो बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई? क्योंकि ब्लड हमेशा 1 लीटर में कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? 200 ml। होल ब्लड कैरी 200 ml पर लीटर। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा प्लाज्मा के जरिए से नहीं जा रही, बल्कि ऑक्सीजन ज्यादा किसके जरिए से जा रही है? बट इट इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है? रेड ब्लड सेल में। एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक पिगमेंट है, एक कलरफुल सब्सटेंस है, और ये रेड कलर की होती है, और इसी की वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है, और इसी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी क्या होता है? रेड होता है। जो रेड ब्लड सेल है इनको साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। तो बेटा अभी तक बात जो जहन में रखेंगे कि हमारा जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल हैं, वो ऑक्सीजन का जो मेजर हिस्सा है वो कैरी करेंगे और वो टिश्यू तक पहुंचाएंगे। ठीक है? प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन जाती है लेकिन बहुत थोड़ी जा रही होती है। अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है, जब भी हवा की बात करते हैं तो हवा के अंदर, जैसे मैंने अभी बात की ना कि 1000 मार्क्स हो, उसमें बायो का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्लियर? जो हवा सी लेवल पे एल्वियोलाई के अंदर आती है, किसके अंदर आती है? एल्वियोलाई के अंदर, तो उसका पार्शियल प्रेशर होता है 105 mm ऑफ मरकरी। कितना होता है? mm ऑफ मरकरी। जो हवा एल्वियोलाई के अंदर, जब हम समंदर के करीब होंगे, जब हम सांस लेंगे, तो उस हवा ने एल्वियोलाई में जाके ऑक्सीजन का जो प्रेशर बनाना है वो 105 mm ऑफ मरकरी बनाना है। और हमारा जो ब्लड होता है जो एल्वियोलाई में आता है, तो उसका प्रेशर आमतौर पे होता है 80 mm ऑफ मरकरी, या बाज़ दफ़ा हम 80 से 100 लगा लें, क्योंकि ये कंडीशन के लिहाज से वेरी कर रहा होता है। क्लियर? तो ब्लड के अंदर 80 से 100 के दरमियान mm ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये अमाउंट की वजह से कम ज़्यादा होता है। क्लियर? अच्छा, इस पार्शियल प्रेशर पे अब जाहिर बात है एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी उसके अमाउंट ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो इस वजह से एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगी। इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर जब ब्लड आता है
तो ब्लड में जो ऑक्सीजन शामिल होती है वो 97% ब्लड को सैचुरेट करती है, क्योंकि जो ब्लड की फुल सैचुरेशन होती है ना वो उस वक्त होती है जब किसी जगह ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 120 mm ऑफ मरकरी होता है। लेकिन चूंकि हमारे एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 105 है, अब 120 पे तो 100% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 100%। चूंकि हमारे एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 120 नहीं है, 105 है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो 97% उसका जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन HB ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो रिजल्टेंट जो कंपोनेंट बनेगा उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी आप कह सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर जब 105 mm ऑफ मरकरी वाला ऑक्सीजन शामिल होगी तो 3% सैचुरेट नहीं होगा, 97% जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारी ब्लड सैचुरेट होता है जिसको हम कहते हैं 100% सैचुरेशन, वो कौन से प्रेशर पे होती है? 120 mm ऑफ मरकरी। चूंकि हमारे एल्वुलाई में प्रेशर 120 mm ऑफ मरकरी नहीं होता, इस वजह से वहाँ सैचुरेशन कितनी हो रही है? 97%। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के कलर में थोड़ा सा फर्क होता है। जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो डार्क रेड होता है। ठीक है, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन शामिल नहीं है या डीऑक्सीजनेटेड आप कह लें। लेकिन वो हीमोग्लोबिन जिसका आप कह सकते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा और उसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है और ये टोमेटो जूस की तरह का कलर है। तो अगली जो बात, पहले हमने बात की एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन आई है उसने ब्लड में शामिल होना है। ठीक है। फिर हमने ब्लड की ऑक्सीजन लिमिट की बात की कि 200 ml पर लीटर के हिसाब से हमारा ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। 3 ml जाती है प्लाज्मा में और 197 ml आती है HB के साथ बाइंड करने के लिए। लेकिन ये जो 197 ml बाइंड करती है, अगर हम इसको परसेंटेज के हवाले से बात करें तो परसेंटेजेस में बात को समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो एल्वुलाई में जब ब्लड आएगा तो 105 mm ऑफ मरकरी पे वो 97% ऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये जो 97% हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है, अब इसने ट्रैवल करके टिश्यू तक जाना है। कहाँ तक जाना है? एज ब्लड ट्रेवल्स, तो फिर क्या होगा? जब वो टिश्यू के लेवल पे पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेकर ही टिश्यू तक जा रहा है। अब टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के लेवल पे पहुंचता है तो वो जो हीमोग्लोबिन जिसने एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन को बाइंड किया था, अब यही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है ये टिश्यू में जाके ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ताकि टिश्यू उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सके। ठीक है। अभी एक और बात आप लोगों ने समझनी है। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो ब्लड है फेफड़ों में आया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, फिर वो दिल में आता है, दिल उसको टिश्यू तक पहुंचाता है और वो खून की नाली जो टिश्यू तक ब्लड को लेके जाती है उनको आर्टरीज कहलाती। ठीक है। और इसमें जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट है वो 97% है। अच्छा, जब ये ब्लड टिश्यू तक पहुंचेगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन देगा और वो ब्लड वेसल जिनके अंदर टिश्यू और ब्लड के दरमियान चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है वो कैपिलरीज कहलाती। ठीक है। फिर जब टिश्यू ऑक्सीजन ले लेंगे तो ब्लड दोबारा जिन नालियों में आएगा वो वेन्स कहलाती हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझेंगे, हमारे पास जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है वो 97% सैचुरेटेड है। अच्छा, टिश्यू से गुजरा, उसने टिश्यू को ऑक्सीजन दी, टिश्यू को क्या दी? ऑक्सीजन दी। जब टिश्यू से गुजर के वो आगे गया वेन में, अब इसका जो इसकी जो परसेंटेज है सैचुरेशन की वो 75% रहेगी। तो यहां से 3-4 बातें जहन में रखी। पहली बात कि जब 97% वाला टिश्यू से गुजरेगा, टिश्यू ऑक्सीजन लेंगे और आगे जाके वो 75 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि 97 वाले ने सारी ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं दी, बहुत सारी ऑक्सीजन अपने पास रखी और टिश्यू को थोड़ा सा पोर्शन दे। वो पोर्शन कितना है? टिश्यू से पहले उसके पास 97% था, टिश्यू से गुजरने के बाद 75% रह गया। तो इसका मतलब है टिश्यू ने जो ओवरऑल ऑक्सीजन ली है वो 22% ली है। क्लियर? तो
तो ओवरऑल ब्लड ने टिश्यू को थोड़ी ऑक्सीजन दी, तो इस वजह से यहां लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, कि ऑक्सीजन थोड़ी सी रिलीज होती है फ्रॉम ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज एट टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल पर थोड़ी सी ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर? और जो ब्लड है वो बिकम होगा डार्क रेड, वो डार्क रेड हो जाएगा, यानी उसमें से जब ऑक्सीजन निकलेगी, क्योंकि ब्राइट रेड कलर है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, तो यहां कलर क्या हो जाएगा? डार्क रेड, और ये हीमोग्लोबिन का कलर है। और ये किस कंडीशन का कलर है? जब वो डीऑक्सीनेटेड है। अब बात क्या हुई कि जिस वक्त हमारे पास टिश्यू से ब्लड गुजरा उसने कितनी ऑक्सीजन दी? 22%। तो ये बात लिखिए कि व्हेन ब्लड लीव्स द टिश्यू, कि जब ब्लड टिश्यू से निकल के आगे जाएगा, यानी वेन्स के अंदर जाएगा, तो वेन्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होते हैं वो 40 mm ऑफ मर्करी होते हैं। तो अगर हम इस 40 mm ऑफ मर्करी को परसेंटेज में कैलकुलेट करें, किस में कैलकुलेट करें? परसेंटेज के अंदर, तो वो 75% रह गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड जब टिश्यू से गुजर रहा है वो फुली अनसैचुरेटेड नहीं हुआ, बहुत सारी सैचुरेशन उसके पास है। तो ये वाले जो परसेंटेज है 75%, जो ब्लड ने टिश्यू से गुजरने के बाद भी अपने पास रिटेन की, अपने पास रखी है, इसको ऑक्सीजन का रिजर्व कहा जाता है। यानी जो ब्लड है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है, टिश्यू से गुजरा, थोड़ी सी ऑक्सीजन टिश्यू को दे दी, और बहुत सारी ऑक्सीजन टिश्यू से गुजरने के पास भी अपने पास रखता है। तो वो ऑक्सीजन की जो अमाउंट जो ब्लड के अंदर टिश्यू के लेवल से गुजरने के बाद रहेगी वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन रिजर्व। और ये 78%। अच्छा, यहाँ ये जो वैल्यू है ना 78%, ये आई थिंक यहाँ 75 ही होना चाहिए था। क्लियर? लेकिन बुक वाले ने क्या किया, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ हमने सैचुरेशन कितनी बनाई थी? 97%। तो 97 में से अगर 22 निकाल दें तो 75% रह जाएगी। लेकिन बुक वाले ने इसको बाद में इसको 100 के हवाले से माइनस किया है। तो ये 100 के हवाले से जो क्योंकि ब्लड 97% है, तो ब्लड 100% भी तो सैचुरेट हो सकता है ना। तो बुक वाले ने यहाँ इसको 100% के हिसाब से सैचुरेट बना के फिर यहाँ 22% माइनस किया। लेकिन अगर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी के लिहाज से देखा, जो हमारा यानी सैचुरेशन लेवल ब्लड का होता है, तो उस हवाले से यहाँ 75% आना चाहिए। बहरहाल आप लोगों ने रेंज याद रखनी है कि जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को रिजर्व रखता है वो 75 से 78% के दरमियान रिजर्व रखता है। अच्छा, इस रिजर्व का फ़ायदा क्या है? अब ऑक्सीजन ब्लड ने ज़्यादा ली, टिश्यू को थोड़ी दी, और उसके बाद आगे बाकी अपने पास रिजर्व में रख दी। रिजर्व का काम कब भी होता है, मोटरसाइकिल में आमतौर पे हम रिजर्व लगा देते हैं। तो रिजर्व का फ़ायदा उस वक्त होता है जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, या पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमने पेट्रोल कम डलवाया होता है। ठीक है, उस वक्त हमें रिजर्व काम होता है। जैसे अभी हमने कहा टिश्यू में ब्लड ऑक्सीजन थोड़ी क्यों गई है? क्योंकि टिश्यू की रिक्वायरमेंट है ही थोड़ी, लेकिन बाज़ दफ़ा टिश्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे बंदा एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज में टिश्यू की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब टिश्यू की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी, अब ब्लड के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो आराम से उस टिश्यू की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा। लेकिन अगर ब्लड हमेशा सिर्फ लेके ही 22% आता, तो जब टिश्यू की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती तो फिर ब्लड कहाँ से फुलफिल करता है? इस वजह से ब्लड का असूल ये है कि वो हर दफ़ा बहुत सारी ऑक्सीजन को लेके आएगा, हर दफ़ा बहुत सारी ऑक्सीजन को लेके आएगा। टिश्यू जितनी ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल कर लेगा, बाकी ब्लड के अंदर ही रहेगी। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और भी आता है, जब ब्लड के अंदर रहेगी तो फिर जो आने वाली ऑक्सीजन है वो किस तरह शामिल होगी? बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, हमारे ब्लड ने इतनी ऑक्सीजन को कैरी करना है। अगर ब्लड के पास 120 ml पर लीटर टिश्यू को देने के बाद भी रहती है, क्लियर, तो इसका मतलब है जब ब्लड ऑक्सीजन दोबारा फेफड़ों में लेने के लिए आएगा तो वहाँ सिर्फ 80 ml ही दाखिल होगी। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ब्लड जब भी फेफड़ों में आता है सिर्फ उतनी ऑक्सीजन वो हमेशा फेफड़ों में से लेगा जितनी उसके पास कम है। तो वो कितनी है होगी? 200। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 ml पर लीटर के हिसाब से। तो लार्ज रिजर्व का फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से हमारे ब्लड को ये फ़ायदा होगा कि जब बॉडी को या टिश्यू को ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे एक्सरसाइज के केस में, तो फिर ब्लड के पास चूँकि ऑलरेडी ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है तो वो टिश्यू की रिक्वायरमेंट को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है। या इन केस खुदा न खास्ता थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाए, जैसे कोई फेफड़ों में मसला आ गया, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई इंटरप्ट हो गई, हवा सही तरह प्रॉपरली ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करी, या किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया, तो इन कंडीशन में थोड़ी देर के लिए जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जब ब्लड को बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये जो रिजर्व है उस बॉडी की टिश्यू की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। यानी दूसरे केस में, इमरजेंसी केस में, जब खुदा न खास्ता
जो सांस का लेने का प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, या हमारा हार्ट जिसने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो ऑटोमेटिकली टिश्यू को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई फिर हमारा ब्लड ही कर रहा होता है, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। तो दूसरा इस ऑक्सीजन रिजर्व का फ़ायदा क्या होगा, इट ऑल्सो इंश्योर द ब्लड दैट ब्लड कंटेन इनफ, के ब्लड के पास इतनी ऑक्सीजन होती है टू मेंटेन द लाइफ, कि वो लाइफ को मेंटेन कर सके 5 to 4 मिनट्स इफ ब्रीदिंग इंटरप्ट, या सांस रुकता है या हार्ट स्टॉप करता है। क्लियर। तो अभी तक जो ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि हमारा जो ब्लड है जब एल्वियोलाई से गुजरता है 97% सेचुरेट होता है, टिश्यू में आता है 20%, 22% टिश्यू को देता है, और फिर 75% रिजर्व के शक्ल में अपने पास रख लेते हैं। 75 लगा लें या 78% लगा लें, तो व्हाट्सएवर जो भी आपको वैल्यू सूट करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो, जैसे मैंने कहा कि 97% जो ब्लड है वो टिश्यू को ऑक्सीजन 22% देगा और कितने परसेंट रहेगा, लेकिन टिश्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ गई एक्सरसाइज के वक्त, अब टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर। तो जब एक्सरसाइज के वक्त ब्लड टिश्यू से गुजरेगा तो ब्लड को कैसे पता चलेगा कि टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और ब्लड उस कंडीशन में टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन देगा कैसे, यानी पहले ब्लड 22% रिलीज कर रहा है, जब हमारे पास वो टिश्यू से गुजरेगा एक्सरसाइज के वक्त तो फिर ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, यानी एक चीज जो पहले 22% काम हो रहा था अचानक ही वो बहुत ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा। क्लियर। यानी इन शॉर्ट जैसे मैं वैल्यू की बात करूं, जब 97% वाला ब्लड टिश्यू से गुजरेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो अब जो रिलीज करेगा वो 62% ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, पहले कितने परसेंट रिलीज कर रहा था 22%, और जब टिश्यू से गुजर के आगे जाएगा तो कितने परसेंट रह जाएगी 35%, कितने परसेंट रह जाएगी 35। यानी पहले आप कह सकते हैं कि जो वेन के अंदर ब्लड आया रेस्ट कंडीशन में तो वो 75% था, अब हमारे पास जब टिश्यू से गुजरने के बाद ब्लड आया 35%, तो इस वक्त ऑक्सीजन कितनी डिलीवर हुई है 62%। तो ये 22% से 62% रिलीज इतनी कैसे बढ़ गई, उसकी वजह यह है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है या ऑक्सीजन को आप कह सकते हैं रिलीज करता है, दोनों पर बाइंड करता है या रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग या हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन ऑक्सीजन के साथ ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हमारे पास है ऑक्सीजन का, जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी, मैं यहां सिंपल इक्वेशन लिख दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये HbO2 की बाइंडिंग को बढ़ाएगा। क्लियर। यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी उतना हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती चली है। जिस वक्त एक्सरसाइज होती है तो एक्सरसाइज में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा टिश्यू में ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग की जगह डिसोसिएशन शुरू कर देगा। यानी इन शॉर्ट अगर प्रेशर ज्यादा है तो बाइंडिंग होगी, अगर प्रेशर कम है तो रिलीज होगी। तो नॉर्मली टिश्यू में वैसे ही हमेशा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम ही होता है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी वजह से जब हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे आता है तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज। तो पहला फैक्टर जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन टिश्यू में ऑक्सीजन को ज्यादा रिलीज करता है वो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन की अमाउंट है। एक्सरसाइज के वक्त चूंकि टिश्यू की अमाउंट बहुत हद तक ऑक्सीजन की कम हो जाती है, इस वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो पहला फैक्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल यूज मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, कि ब्लड से वो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे। कितने परसेंट ज्यादा लेंगे कि पहले 75% था, अब 35% ऑक्सीजन रिजर्व रह जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहां 62% ऑक्सीजन रिलीज हुई एट टिश्यू लेवल ड्यूरिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का टिश्यू में आना इसको ऑक्सीजन अनलोडिंग भी कहते हैं। ऑक्सीजन का रिलीज होना ये क्या कहलाती है, ऑक्सीजन अनलोडिंग भी कहलाती है। तो हमारा जो आर्टियल ब्लड है जो 97% ऑक्सीजन को लेके आ रहा था, जब एक्सरसाइज होती है तो वहां 62% जो ऑक्सीजन है वो अनलोड होती है। तो नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में कितनी हो रही थी 22%। तो पहला फैक्टर कि एक्सरसाइज में टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत हद तक क्या हो गया,
कम होगी। यहाँ हम आमतौर पे मसल्स की बात कर रहे हो। दूसरा, जब मसल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा तो बदले में CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मसल ने ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल की तो CO2 भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो CO2 बाइंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां HbO2 से मुराद मैं लिख रहा हूं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा अमाउंट इसकी बढ़ेगी बाइंडिंग उतनी कम होती जाएगी। तो मसल में जब ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होगी तो उसके बदले में CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब CO2 ज्यादा आप कह सकते हैं ब्लड के अंदर आती है तो ब्लड क्या करता है, तो CO2 ब्लड में आके ब्लड की pH को कम कर देती। तो एक और बात ध्यान में रखेंगे, जो pH है वो बाइंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी pH कम होती जाएगी बाइंडिंग भी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप। ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि बात को समझना आसान हो। यानी अगर CO2 के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो CO2 के अमाउंट को बढ़ना बेसिकली pH को कम करना। इस वजह से यहाँ ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और यहाँ इनडायरेक्ट। CO2 बढ़ाएंगे बाइंडिंग कम होगी, CO2 बढ़ाएंगे pH कम होगी तो बाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये, तो ये जो CO2 प्रोड्यूस होगी टिश्यू लेवल पे, ये ब्लड की pH को क्या कर देगी, कम कर देगी। और जितनी pH कम होगी उतनी ही ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो कम हो जाएगी। और जाहिर बात है जितनी आप कह सकते हैं और एफिनिटी बाइंडिंग कम होगी उतने ही हीमोग्लोबिन ज्यादा डिसोसिएट करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो दूसरा फैक्टर, यहाँ दो फैक्टर आप इकट्ठे याद रखें कि CO2 का बढ़ना ये भी रिलीज का बायस बन रहा है, और CO2 ने जो ब्लड की pH को कम किया है तो वो भी आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन के रिलीज होने का बायस बन रहा है। क्लियर। तीसरा फैक्ट, जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना भी बाइंडिंग को कम करता है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने ही जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग है या रिलीज है वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। या बाइंडिंग कम होती चली जाएगी। बाइंडिंग कम होने का मतलब है रिलीज बढ़ती चली जाएगी। तो चौथी चीज, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है, यानी उसकी बाइंडिंग को कम कर देते हैं। और यही वजह है कि जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हमारे स्केलेटल मसल काम करते हैं तो इससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही ऑक्सीजन अनलोड होगी और वो मस्कुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो अब ओवरऑल मैंने 4 फैक्टर डिस्कस किए, ठीक है। अगर इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी बाइंडिंग ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी बाइंडिंग कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा बाइंडिंग कम होगी, pH कम होगी बाइंडिंग कम होगी, pH ज़्यादा होगी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनका हमारी बाइंडिंग, और बाइंडिंग कम होने का मतलब क्या है, बाइंडिंग कम होने का मतलब क्या है, रिलीज ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात ऑक्सीजन या तो बाइंड कर रही है रिलीज हो रही है, तो अगर बाइंडिंग कम हो रही है तो रिलीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ओवरऑल हमारा आर्टिकल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह गौर से समझना है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है लेकिन बात अच्छी तरह सुनेंगे समझेंगे तो बात समझ में भी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।